राजा का असली सामर्थ्य जो होता है उसकी सेना से होता है। अब मान लो कोई भी राजा है, निश्चिंत होकर राज्य के अंदर बैठा हुआ है अकेला, और उसके दरबार के अंदर, उसके दुर्ग के अंदर कोई सेना नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों को गुस्सा आया, और गुस्सा आकर 4-5 गांव वाले मिलकर इकट्ठा होकर राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी गांव वालों ने। और गुस्सा आते ही राजा के 2 रेपटे दी, 2-4 लट्टे सरकाए और निकल के आगे कि ले तू राजा है। यानी कि राजा का जो असली सामर्थ्य होता है वो होता है उसकी सेना के बदौलत। अगर सेना नहीं तो राजाकार। प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत स्थापत्य कला से संबंधित एक टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अच्छा, आप सबको पता होगा कि दुर्गों का जो निर्माण करवाया जाता है वो राजा महाराजाओं के द्वारा करवाया जाता है, और आपने किसी न किसी दुर्ग के अंदर भ्रमण जरूर किया होगा, दुर्ग जरूर देखा होगा। और दुर्ग देखने के बाद कभी न कभी आपके दिमाग में एक प्रश्न बना होगा कि राजा महाराजाओं के द्वारा इतने विशाल, इतने विस्तृत दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया होगा। तो इसके पीछे का एक कारण हुआ करता था, राजा जो है अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करता था और साथ में अपनी प्रजा की भी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। यानी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है इतने विशाल और मजबूत सुदृढ़ दुर्ग का क्या करवाता था, निर्माण करवाता था। अच्छा, प्रजा खुद की सुरक्षा तो कर ली, प्रजा की सुरक्षा किस प्रकार से करेगा। तो पहले के समय में होता क्या था कि जब भी किसी राजा के ऊपर कोई भी आक्रमणकारी यदि आक्रमण करता था तो वो राजा क्या करता था कि उस दुर्ग के अंदर उसके राज्य की जितनी भी प्रजा हुआ करती थी उस सारी प्रजा को जो है उस दुर्ग के अंदर शरण दे देता था। अब दुर्ग के अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में खाद्य व्यवस्था हुआ करते थे, पीने की व्यवस्था होती थी, पानी की। अब आक्रमणकारी दुर्ग के बाहर चाहे 6 महीने के लिए बैठा रहे, 3 महीने के लिए बैठा रहे, परंतु उस राजा को और उस प्रजा को जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना उसे नहीं पड़ता था। यानी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इतने बड़े विशाल दुर्गों का क्या करवाता था, निर्माण करवाता था। अच्छा, आप सबको पता होगा राजा का जो मुख्य कर्तव्य होता है वो होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा के लिए ही, यानी कि प्रजा के ऊपर जब संकट आएगा तो वो राजा क्या करेगा, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उस प्रजा को दुर्ग के अंदर शरण दे देगा। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान के संदर्भ में दुर्गों की क्या स्थिति है। अच्छा, सबसे पहले दुर्गों का जो उल्लेख मिलता है, यानी कि दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख या दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी, दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी, तो दुर्गों की सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है ये मिलती है मनुस्मृति से। कहां से मिलती है, मनुस्मृति से। ये तो हुई सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त हुई दुर्गों की, वो हुई कहां से, मनुस्मृति से। एक होता है कि दुर्गों का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है या फिर प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो दुर्गों का प्राचीनतम उल्लेख, दुर्गों का प्राचीनतम उल्लेख, और प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो ये मिलता है अपने एक हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता से जो है दुर्गों का प्राचीनतम उल्लेख मिला है। यानी कि 2 चीजें याद रखनी है आपको। पहली तो क्या कि दुर्गों की सर्वप्रथम जानकारी जो मिलती है ये कहां से मिलती है, ये मिलती है अपने मनुस्मृति से। और दूसरी बात याद रखनी है कि दुर्गों का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है या प्राचीनतम उल्लेख जो मिला है ये कहां से मिला, तो ये मिला हड़प्पा सभ्यता से। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कहा जाता है संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो है 250 से भी अधिक दुर्गों का निर्माण हुआ। कितने दुर्गों का, यानी कि पूरे संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो यहां पर 250 से भी ज्यादा दुर्गों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब सबसे ज्यादा 250 दुर्गों में से बात करें कि राजस्थान में कौन सा स्थान है या फिर कौन सा जिला है, कौन सी रियासत है जहां पर सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण हुआ। तो आप सबको पता होगा कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है वो है अपने कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। बोलो कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत की बात करें तो कहा जाता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो दुर्ग बने हुए हैं इसी मेवाड़ रियासत में बने हुए हैं, और इसके अंदर कुल 84 दुर्गों का निर्माण हुआ। कितने दुर्गों का, 84 दुर्गों का। अच्छा, 84 दुर्गों का निर्माण हुआ या फिर सबसे ज्यादा मेवाड़ रियासत में बने हुए हैं, इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो कहा जाता है एक कवि हुए जिनका नाम था श्यामल दास। क्या नाम था, श्यामल दास। और श्यामल दास के द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ, वीर विनोद।
और इस वीर विनोद ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने जो है दुर्गों का उल्लेख करते हुए ये बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दुर्ग बने हुए हैं ये बने हुए हैं कहां पर, मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत में भी कितने दुर्ग, 84 दुर्ग। अब इन 84 दुर्गों में से इस बात का इन्होंने आगे उल्लेख करते हुए कहा कि ये जो 84 दुर्ग हैं, इन 84 दुर्गों में से सबसे ज्यादा दुर्गों का जो निर्माता है या सबसे ज्यादा दुर्ग जिसने बनवाए उसका नाम है महाराणा कुंभा। क्या नाम है? महाराणा कुंभा। यानी कि संपूर्ण राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए हैं मेवाड़ रियासत में, 84 दुर्ग। लेकिन इन 84 दुर्गों में से सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माता जो है एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के द्वारा जो है इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। और इसी कारण हम पढ़ते हैं कि इतिहास में जो है महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कौन सा जनक? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण इन्हें ही कहा जाता है दुर्गों का निर्माता। क्या कहा जाता है? दुर्गों का निर्माता। अच्छा, पहले के समय में बीएसटीसी के पेपर में इनमें जो है डायरेक्ट पूछा जाता था कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का जनक है अपने कौन? महाराणा कुंभा। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया और सबसे ज्यादा कितने? 32 दुर्गों का। कितने दुर्गों में से? 84 दुर्गों में से। और 84 कहां पर बने हुए हैं? मेवाड़ रियासत में। ये सारी जानकारी जो मिलती है हमें, ये कहां से मिलती है? श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ से। अच्छा, ये तो बात हो गई कि सबसे ज्यादा जो दुर्ग है ये मेवाड़ रियासत में है। अब संपूर्ण राजस्थान में अपन ने बात करी कि 250 से भी अधिक दुर्ग हैं। यानी कि दुर्गों की बात करें, इनकी संख्या की बात करें तो दुर्गों की संख्या के आधार पर 250 दुर्ग बने होने के बावजूद भी राजस्थान का भारत के अंदर पहला स्थान नहीं आता है। यानी कि दुर्गों की संख्या के आधार पर बात करें तो राजस्थान का भारत के अंदर जो है तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। यानी कि राजस्थान के अलावा 2 और राज्य ऐसे हैं जहां पर राजस्थान से भी ज्यादा दुर्गों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जिसमें से सबसे ज्यादा दुर्गों की बात करें, यानी कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। कहा जाता है पग पग पर आपको जो है दुर्ग दिखाई दे जाएंगे। कौन से राज्य के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरे नंबर पर स्थान आता है मध्य प्रदेश का। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पर, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद यदि सबसे ज्यादा दुर्ग कहीं पर बने हुए हैं तो वो बने हुए मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा नंबर की बात करें तो ये है अपने राजस्थान। यानी कि दुर्गों की संख्या के आधार पर पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए कि दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान है, तो ये है, बोलो कौन सा? तीसरा। पहला तो किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा किसका आता है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा राजस्थान का। अच्छा, सबसे ज्यादा दुर्ग मेवाड़ रियासत में। लेकिन पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण हुआ, तो जिले की बात करें तो राजस्थान का जो जयपुर जिला है। कौन सा? जयपुर। इस जयपुर जिले के अंदर जो है सबसे ज्यादा दुर्गों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी कि जिले की बात करें तो जयपुर। डायरेक्ट रियासत की बात हुए तो वहां पर है मेवाड़ रियासत। कितने दुर्ग? 84 दुर्ग। अच्छा, और बात करते तो पहले के समय में होता क्या था कि राजा महाराजाओं के दरबार में कुछ विद्वान निवास किया करते थे और ये विद्वान बताया करते थे राजा महाराजाओं को कि किस प्रकार से राजकार्य करना है। और इन्हीं विद्वानों के द्वारा जो है इन दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने का इनके द्वारा प्रयास किया। जिसमें से पहले विद्वान आते हैं आचार्य कौटिल्य। नाम सुना होगा कौटिल्य। कौटिल्य या फिर इन्हें कहा जाता है चाणक्य। चाणक्य, इनके द्वारा जो है दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियां बताई दुर्गों की। कितनी? 4। जिसमें से पहली श्रेणी की बात करें तो ये आती है औदिक या उदक दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? औदिक या उदक दुर्ग श्रेणी। अच्छा, औदिक या उदक दुर्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जल दुर्ग। यानी कि वह दुर्ग जो कम से कम तो 3 ओर से या फिर अधिक से अधिक 4 ओर से जल से घिरे हुए होते हैं, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है अपने कौन से दुर्ग की? औदिक या फिर उदक दुर्ग की। जैसे अपने गागरुन दुर्ग हो गया, इधर से बनोर थाना का किला हो गया, बेसरोडगढ़ दुर्ग हो गया। ये जो है जल दुर्ग की श्रेणी वाले दुर्ग है। और आपको पता होगा वैसे डायरेक्ट पूछा जाता है बहुत से एग्जामों में कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और उसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है अपने कौन से दुर्ग का?
गागरुन दुर्ग का। तो जल दुर्ग का मतलब है जो 3 अथवा 4 ओर से कैसे गिरा हो, जल से गिरा हो, ऐसे दुर्गों को औदिक या उदक दुर्ग कहा जाता है। दूसरे की बात करें तो ये है पार्वत दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पार्वत दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा है पार्वत का मतलब क्या होगा, ऐसे दुर्ग जो किसी न किसी पर्वत, पहाड़ या फिर पठारी पर स्थित होंगे, पहाड़ी पर स्थित होंगे, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है कौन सी श्रेणी वाला दुर्ग? पार्वत दुर्ग श्रेणी का। जैसे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग हो गया, ये जो है किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित है, तो इन्हें कहा जाता है कौन सी श्रेणी का? पार्वत दुर्ग श्रेणी का। तीसरा जो प्रकार बताया, ये बताया धानवन दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब बताए ऐसे दुर्ग जो कि रेगिस्तान में निर्मित होते हैं, यानी कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है कौन से दुर्ग की? धानवन दुर्ग की। जैसे सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, भटनेर दुर्ग जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, ये भी जो है कौन सी श्रेणी वाला दुर्ग है? धानवन दुर्ग श्रेणी वाला दुर्ग। अच्छा, चौथा जो प्रकार बताया, ये बताया वन दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? वन दुर्ग श्रेणी। वन का मतलब होता है जंगल, आप सबको पता है, यानी कि ऐसे दुर्ग जो किसी न किसी जंगल में स्थित होंगे, घने जंगल में स्थित होंगे, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है कौन से दुर्ग की? वन दुर्ग श्रेणी की। जैसे रणथंभौर दुर्ग हो गया, सिवाना दुर्ग हो गए, बहुत सारे दुर्ग हैं जो कि वन दुर्ग श्रेणी में आते हैं। तो ये तो बात हुई किनके अनुसार कि कौटिल्य ने जो है या चाणक्य ने दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो ये बांटा 4 श्रेणियों में। पहला तो क्या बताया इसने कि औदक या फिर उदक दुर्ग, और औदक या उदक किसे कहेंगे? जो 3 अथवा 4 ओर से कहीं से जल से घिरे हुए हो। दूसरा बताया कौन सा? पार्वत दुर्ग, यानी कि जो किसी न किसी पर्वत, पहाड़ या फिर पठार पर स्थित होते हैं, उन्हें पार्वत कहा गया। तीसरा है धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब ऐसे दुर्ग जो कि कहां पर स्थित होंगे? रेगिस्तान में स्थित होंगे, उन्हें कहा जाएगा धानवन दुर्ग श्रेणी वाला, और जो जंगल में स्थित होंगे उन्हें कहा जाएगा वन दुर्ग श्रेणी। तो ये तो बात हुई कौटिल्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां। अब नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य शुक्र की। आचार्य शुक्र के द्वारा एक नीति लिखी गई जिसे शुक्र नीति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शुक्र नीति के नाम से। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को जो है 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियां बताई? 9 श्रेणियां काहे की? दुर्गों की। अब 9 श्रेणियों में बात करें तो पहली जो श्रेणी बताई, पहला जो प्रकार बताया, ये बताया गिरि दुर्ग श्रेणी। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्ग नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कौटिल्य ने बताया था पार्वत दुर्ग, वही सेम है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जो किसी न किसी पर्वत पर, पठार पर या फिर पहाड़ी पर स्थित होंगे, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाएगी कौन सी श्रेणी की? गिरि दुर्ग श्रेणी की। दूसरा जो प्रकार है ये है धानवन दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धानवन। वहां पर भी धानवन दुर्ग था, और धानवन का मतलब क्या था कि ऐसे दुर्ग जो कि रेगिस्तान में स्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है कौन सी श्रेणी का? धानवन दुर्ग श्रेणी का। तीसरी श्रेणी की बात करें तो ये है जल दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जल दुर्ग। और जल का मतलब क्या बताया था अभी मैंने कि ऐसे दुर्ग जो कम से कम तो 3 ओर से या फिर अधिक से अधिक 4 ओर से जल से घिरे हुए हो, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है कौन से दुर्ग की? जल दुर्ग श्रेणी की। चौथा जो प्रकार बताया ये है यहाँ पर अलग, ये है पारीक दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पारीक दुर्ग श्रेणी। पारीक का मतलब होता है खाई। क्या होता है बोलो? खाई। खाई का मतलब यानी कि पहले के समय में होता क्या था कि राजा अगर मान लो समतल स्थान पर दुर्ग का निर्माण करवा देता है, तो वो दुर्ग की सुरक्षा को देखते हुए उस दुर्ग के चारों ओर एक गहरी चौड़ी विशाल खाई का निर्माण करवाता था। और ऐसा क्यों करता था? तो खाई का निर्माण करवाकर उसके अंदर भर दिया करता था पानी, और पानी भरने के बाद उसके अंदर मगरमच्छ छोड़ दिया करता था। अब मान लो कोई भी आक्रमणकारी दुर्ग के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, तो उसके लिए पहले उसको खाई को पार करना पड़ेगा दुर्ग तक पहुंचने के लिए, और खाई को पार करने के लिए उसे खाई में उतरना पड़ेगा। और जैसे ही खाई में उतरेगा तो मगरमच्छ ये तो कहेंगे नहीं कि ला जा बेटा दुर्ग को जीत ले, ऐसे तो कहेंगे नहीं। यानी कि दुर्ग की सुरक्षा को लेकर दुर्ग के चारों ओर एक विशाल और चौड़ी खाई का निर्माण किया जाता था। ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी गई है कौन सा दुर्ग की? बोलो? पारीक दुर्ग की। और ये राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है अपना लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग, जो कि कौन सी श्रेणी वाला दुर्ग है? पारीक दुर्ग श्रेणी वाला। अच्छा, इसके बाद 5वां जो प्रकार है ये है पारीद दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पारीद दुर्ग। अब यहां पर एक तो है पारीक, जिसके अंदर बस एक ही शब्द का अंतर है, यहां पर एक ही अक्षर का अंतर है, एक में है ख और एक में है ध।
पारिक का मतलब तो है जिसके चारों ओर एक खाई का निर्माण हो, और पारिद का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पारिक का मतलब होता पारिद का मतलब होता है, आपने 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है, सबने देखा होगा, वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr बोलते हैं। और परिधि कैसे बनाई जाती है आपको पता होगा, ये जो गोला है इसको क्या बोला जाता था? परिधि बोला जाता था, 10वीं क्लास में पढ़ा है अपन सबने। तो वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहां पर वर्त की परिधि का मतलब वो नहीं है कि वर्त की परिधि, यहां पर है पारिधि का मतलब जिसके चारों ओर एक परिधि का निर्माण किया गया हो, एक दीवार का निर्माण किया गया हो, और इसी दीवार को बोला जाता था परकोटा। क्या बोला जाता था? परकोटा। यानी कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर एक विशाल दीवार, इस विशाल परकोटे का निर्माण किया गया हो, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती थी। कौन से दुर्ग की? पारिद दुर्ग श्रेणी की। बोलो कौन से दुर्ग की? पारिद दुर्ग श्रेणी की। अच्छा, वैसे राजस्थान में क्या संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी दुर्गों का निर्माण हुआ, ये सारे दुर्ग जो है पारिद दुर्ग श्रेणी में आते थे। क्यों? क्योंकि दुर्ग को सबसे पहली बार सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य किया करती है, वो क्या करती है? इसकी बाहरी दीवार। इसीलिए जितने भी दुर्गों का निर्माण हुआ, राजा महाराजाओं के द्वारा इस दुर्ग के चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया गया है, क्योंकि वो दुर्ग को प्रारंभिक रूप से क्या प्रदान करती थी? सुरक्षा प्रदान करती थी। अच्छा, इसके बाद छठे प्रकार की बात करें तो ये है एरण दुर्ग श्रेणी। कौन सी श्रेणी? एरण दुर्ग। एरण का मतलब होता है जंगल, यानी कि ऐसे दुर्ग जो जंगल में स्थित होंगे, परंतु इसके लिए एक शर्त है। और शर्त क्या? कि वे दुर्ग जो जंगल में तो स्थित होंगे, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ते होंगे, यानी कि आसानी से दुर्ग तक पहुंचा नहीं जा सकता। और जब दूर से देखेंगे तो घने जंगल के अंदर छिपे हुए होंगे, यानी कि दूर से दिखाई नहीं देंगे। ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है कौन से दुर्ग की? एरण दुर्ग श्रेणी की। जैसे अपने रणथंभौर दुर्ग हो गया, एरण दुर्ग श्रेणी में आता है। जैसे काकनवाड़ी का दुर्ग हो गया, एरण दुर्ग में आता है। जैसे अपने अलवर का बाला किला हो गया, ये भी आता है कौन सी श्रेणी में? एरण दुर्ग श्रेणी के अंदर। उसके बाद बात करें तो ये है वन दुर्ग श्रेणी, सातवां वन दुर्ग श्रेणी। अब एरण और वन में क्या अंतर है? एरण का मतलब भी जंगल और वन का मतलब भी जंगल, लेकिन दोनों के अंदर अंतर है। हमने कहा एरण के बारे में कि ऐसे दुर्ग जो जंगल में स्थित होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते दुर्गम होंगे, आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता और दूर से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वन दुर्ग की बात करें तो ये सामान्य कटीली झाड़ियों से घिरे हुए होंगे और दूर से देखने पर आसानी से दिखाई दे जाएंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते भी दुर्गम नहीं होंगे, आसान रास्ते होंगे। ऐसे दुर्गों को कहा जाता है कौन सी श्रेणी वाला दुर्ग? बोलो, वन दुर्ग श्रेणी वाला दुर्ग। आठवां जो प्रकार है ये है सैन्य दुर्ग श्रेणी। कौन सा? सैन्य दुर्ग। अच्छा, सैन्य दुर्ग का मतलब क्या होता है? सैन्य का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, सेना। यानी कि ऐसे दुर्ग जिनके अंदर और बाहर जो है सेनाएं तैनात होती हो और वो हमेशा जो है तैयार रहती हो युद्ध के लिए, ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी जाती है सैन्य दुर्ग श्रेणी की। अच्छा, क्या राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग होगा जिसके अंदर सेना नहीं होती होगी? तो राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है। राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने हुए हैं सबके अंदर सेना हुआ करती थी और दुर्ग के बाहर भी सेना हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि राजा का असली सामर्थ्य जो होता है उसकी सेना से होता है। अब मान लो कोई भी राजा है, निश्चिंत होकर राज्य के अंदर बैठा हुआ है अकेला, और उसके दरबार के अंदर, उसके दुर्ग के अंदर कोई सेना नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों को गुस्सा आया, और गुस्सा आकर 4-5 गांव वाले मिलकर इकट्ठा होकर राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी गांव वालों ने। और गुस्सा आते ही राजा के 2 रेपटे दी, 2-4 लट्टे सरकाए और निकल के आगे कि ले तू राजा है। यानी कि राजा का जो असली सामर्थ्य होता है वो होता है उसकी सेना के बदौलत। अगर सेना नहीं तो राजा राजा नहीं कहलाएगी। जिसके पास अधिक सेना उसके पास अधिक बाहुबल। तो इसी वजह से ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर या जिसके अंदर विशाल सेनाएं तैनात होती है और वो हमेशा सजग रहती हैं, युद्ध करने के लिए तैयार रहती हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है कौन सी श्रेणी का दुर्ग? सैन्य दुर्ग श्रेणी का दुर्ग। और लास्ट जो नवा प्रकार है ये है सहाय दुर्ग श्रेणी। बोलो कौन सी श्रेणी? सहाय दुर्ग श्रेणी। अच्छा, सहाय का मतलब होता है सहायता प्रदान करना। अब दुर्ग को कैसे सहायता प्रदान करेंगे? तो कहा जाता है जो मुख्य दुर्ग होता था उस मुख्य दुर्ग के आसपास राजा जो है अपने खास लोगों के लिए कुछ महल बनाकर देता था, और वो खास लोग उन महलों के अंदर निवास किया करते थे, और वो दुर्ग के ऊपर हमेशा निगरानी रखा करते थे। ऐसे दुर्गों को संज्ञा दी गई है कौन से दुर्ग की? सहाय दुर्ग श्रेणी की। बोलो कौन से दुर्ग की? सहाय दुर्ग श्रेणी की।
तो ये 9 प्रकार हैं किसके अनुसार, बोलो शुक्र नीति के अनुसार। कितनी श्रेणियां, 9 श्रेणियां, जिसमें पहला कौन सा, गिरि दुर्ग श्रेणी, दूसरा धानवन दुर्ग, तीसरा है जल दुर्ग, चौथा अपने पारीक दुर्ग श्रेणी जिसके चारों ओर खाई बनी होती है, पांचवा है कौन सा, पारित दुर्ग श्रेणी, इसका मतलब है जिसके चारों ओर क्या निर्मित हो, एक परकोटा निर्मित हो। छठा है कौन सा, एरण दुर्ग श्रेणी, और सातवां है बोलो कौन सा, वन दुर्ग, आठवां मतलब सैन्य दुर्ग श्रेणी, और नवा है कौन सा, सहाय दुर्ग श्रेणी। अच्छा, कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा, तो ये 4 श्रेणियां बताई कौटिल्य ने, कौन कौन सी, एक तो है औदिक या उदक दुर्ग श्रेणी, एक है कौन सी, पार्वत दुर्ग, एक है धानवन, और एक है कौन सी, वन दुर्ग श्रेणी। तो ये तो थी बात किसके अनुसार, चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग बने हुए हैं, इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला दुर्ग जो माना जाता है वो कौन सी श्रेणी को माना जाता है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला जो दुर्ग माना जाता है, ये माना जाता है गिरि दुर्ग श्रेणी वाले दुर्ग। कौन से दुर्ग, क्यों, गिरि दुर्ग श्रेणी वाला जो दुर्ग है, इसको जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। कौन से दुर्ग को, बोलो गिरि दुर्ग को। लेकिन बात करें कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहलाता है वो कहलाता है आपके सैन्य दुर्ग। कौन सा, सैन्य दुर्ग। और मनुस्मृति और इसके अलावा कौटिल्य के अनुसार बात करें कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो वो है कौन सा, आपके गिरि दुर्ग वाला दुर्ग। कौन सा, गिरि दुर्ग श्रेणी वाला। और किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, तो उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। तो ये तो हुआ अभी दुर्गों का सामान्य परिचय, यानी कि अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अब पढ़ेंगे अब एक एक दुर्गों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गिरि दुर्ग श्रेणी वाले दुर्गों के बारे में। कौन सी श्रेणी वाले, गिरि